नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए बेस्ट स्टॉक्स की, बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक की। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं भारतीय रेलवेज़ का। ये भारतीय रेलवेज़ का स्वर्णिम युग है। पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय रेलवे के अंदर करीब करीब 12 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश हो चुका है। 2014 से लेकर 2024 तक 12 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश। अगर 2014 से और 2024 की तुलना की जाए तो लगभग 16 गुना बजट के अंदर भी वृद्धि हो चुकी है। जो करीब 15,500 करोड़ था, अब वो 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है भारतीय रेलवे का बजट। 30,000 किलोमीटर रेलवे लाइन, 40,000 किलोमीटर विद्युतीकरण, 6,000 वाईफाई, फ्रेट कॉरिडोर, अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, 1300 से ज़्यादा स्टेशन का पुनर्विकास, 41,000 करोड़ की 2,000 से ज़्यादा रेल परियोजनाएं और 550 से ज़्यादा स्टेशन का पुनर्विकास। दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही इस वक्त फेवरेबल हैं। चलो मैं बताता हूँ कौन से स्टॉक। दोस्तों, जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं अपनी वो सभी कंपनियों का जिनको हमने आज छाटा है रेलवेज का। सबसे पहले हमने रेल विकास निगम का हमने चार्ट निकाल लिया, वनडे का, आरबीएनएल का। और वनडे पे आप देखेंगे कि ज्यादातर जब भी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है तो 50 डेज पे और 100 डेज पे इसने सपोर्ट लिया। 50 डेज पे सपोर्ट लेके हमेशा ऊपर गई है। इस बार मार्च 2024 के अंदर क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर, एक करेक्शन आया था, उस करेक्शन पे इसने 50 डेमा को ब्रेक किया और 100 डेमा पे सपोर्ट लेके ये फिर दोबारा से वापस गई है। और ये बिल्कुल सही समय है यहाँ पर खरीदने का, क्योंकि इसके अंदर अब ये 50 डेमा को भी ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता तो यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया चल रहा है और ये टेक्निकली भी बिल्कुल ओके है। अब लेते हैं इसके फंडामेंटल को। फंडामेंटल में इसका करंट प्राइस चल रहा है 260 रुपए के आसपास और इसकी बुक वैल्यू 37। बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अच्छी हो, प्रोमिसिंग हो और लगता है कि ये भविष्य में अच्छा प्रॉफिट देने वाली है तो लोग उसका ज्यादा प्राइस भी पे करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा भागेगी और अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। पी थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, 37 चल रहा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। अगर कंपनी 2-4 महीने तक, मतलब 2-4 क्वार्टर तक और ऐसी प्रॉफिट बनाएगी ना तो ऑटोमेटिकली पी कम आ जाएगा। आरओई बहुत बढ़िया चल रहा है, आरओसी बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेस वैल्यू। ये देखिए, फेस वैल्यू चल रही है 10 की, मतलब 10 आउट ऑफ 10, 10 तक की ही होती है, 1 से लेकर 10 तक की, और इसकी फेस वैल्यू 10 चल रही है, मतलब कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी करंट एसेट्स के बदले लायबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। मतलब अगर यहां से देखें 2015 में 337 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 1421 करोड़ पहुंच गया है। मतलब अगर 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मतलब 8 सालों के अंदर 4-5 गुना बढ़ चुका है इसका प्रॉफिट। लगातार परफॉर्मेंस दे रही है जबरदस्त वाली। अब देखते हैं इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। एफआईएस की अगर जो हम बात करके चलें कि मार्च 2021 के अंदर इसकी जो होल्डिंग थी 0.5% के आसपास थी, जो उसने बढ़ा के लगभग 2.5% से भी ऊपर की कर दी है। और डीआईएस में कौन है भाई? एलआईसी है, सबसे बड़ा तो एलआईसी है, इससे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर अपने यहाँ पे। तो एलआईसी हमेशा बेचता रहता है, खरीदता रहता है, लेकिन पहले इसकी 9% थी, फिर बाद में कम हो गई और अब फिर दोबारा से इसकी जो होल्डिंग है ना बढ़ने लगी है। मतलब 5.6% से लेके 6% से ऊपर कर दिया इसने इसकी होल्डिंग। तो इन्वेस्टर्स का, एफआईएस का और डीआईएस का इसके अंदर भरोसा बना हुआ है और उन्हें पता है कि क्योंकि ये कंपनी यहाँ से ऊपर करने वाली है, अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है, इसीलिए उसकी होल्डिंग लगातार बरकरार है इसके अंदर और बढ़ी रही है धीरे धीरे करके। तो इसके अंदर फंडामेंटली और टेक्निकली कोई कमी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगला स्टॉक देखते हैं, इरकॉन। वनडे के चार्ट पे क्या कर रहा है? बिल्कुल सेम सिचुएशन, बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे हमने पहले आरबीएनएल की देखी थी ना। बिल्कुल 100 डे और 50 डे पे सपोर्ट ले रहा है, फिर 50 डे पे सपोर्ट लिया, फिर 50 डे पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया 50 डे पे, और फिर देखो यहाँ पर जो मार्केट की गिरावट में नीचे गिरा और 100 डे पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा से ऊपर आ गया। बिल्कुल आरबीएनएल की तरह ही चल रहा है। टेक्निकल ये बिल्कुल सपोर्ट है। अब देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पे कैसा है। इसका तो पी और उससे आरबीएनएल से भी बढ़िया है, 22 का चल रहा है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आरओई और आरओसी दोनों परफेक्ट। फेस वैल्यू इसकी थोड़ी सी कम है पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक चल रही है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। ये प्रॉफिट कितना कमाती है? 2012 से लेके जो इसका है ना 465 से लेके 765, मतलब 200 करोड़ रुपए के आसपास का इंक्रीमेंट है। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। कंपनी में कोई वीकनेस का साइन नहीं है। इस कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपनी की तरफ, रेलटेल। इसका चार्ट लग रहा है अच्छा। 50 डे पे इसने सपोर्ट लिया, फिर 50 डे पे सपोर्ट लिया, 50 डे को ब्रेक करके 100 डे को ब्रेक किया और फिर वापस 100 डे के ऊपर सपोर्ट ले लिया। बहुत अच्छा चार्ट है। 100 डे के ऊपर यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर 100 डे से नीचे निकलता है ना तो हम अपनी पोजीशन तोड़ेंगे। देखो, किसी भी स्टॉक के अंदर जहां पर हम पोजीशन बनाते हैं, जैसे सपोज अगर हम 100 डे के ऊपर बना रहे हैं, 50 डे के ऊपर बना रहे हैं या 200 डेज के ऊपर बना रहे हैं अपनी पोजीशन, अगर जिस सपोर्ट को हमने बेस माना है कि भाई यहां से अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर उसी सपोर्ट को ब्रेक करके जाता है ना, तो हमें अपनी पोजीशन छोड़नी होती है, क्योंकि हमें लॉस नहीं लेना। लॉस हमारा फिक्स है, प्रॉफिट हम चाहे कितना भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लॉस हमारा फिक्स है, लॉस हम थोड़ा सा लेंगे। अब देखते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन का करंट
इसका पी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, करंट प्राइस से पी मतलब मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। करंट वैल्यू थोड़ी सी कम है, बुक वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू इसकी ज़बरदस्त है, 10 की। जिस कंपनी की फेस वैल्यू 10 होती है ना, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मतलब पिछली परफॉर्मेंस की तुलना में वो इस वक्त बेटर कर रही है। इसमें इंक्रीमेंट नहीं है, ये अप एंड डाउन करती रहती है, क्योंकि पहले इनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इनके पास ऑर्डर आ गए, इनकी झोली के अंदर बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स का क्या भरोसा है इसके अंदर। एफआईएस की पोजीशन देखो 2021 में कम थी, 2022 में आधा % के आसपास रह गई, 2022 में और कम हो गई, लेकिन एकदम से फिर इसकी पोजीशन ना बढ़ने लगी है। अब फिर दोबारा से लगातार अपना स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं एफआईएस। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसके अंदर भरोसा बढ़ रहा है। अब डीआईएस का देखते हैं। डीआईएस की थोड़ी सी पोजीशन घट गई थी जून में, और जून के बाद फिर दोबारा से इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब डीआईएस और एफआईएस का अच्छा स्टेक है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये कंपनी फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरफ से स्ट्रांग ही है, अच्छी कंपनी है ये। अब बात करते हैं राइट्स की। राइट्स का क्या हिसाब किताब है थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा हूं मैं भी, क्योंकि जितनी भी रेलवेज कंपनी है ना, सबके चार्ट बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जैसे ही बनाए हुए हैं। क्या मैं बार बार यही देख रहा हूँ कि मैं एक ही चार्ट बार बार देख रहा हूँ क्या, क्यों सबके फंडामेंटल एक जैसे ही चल रहे हैं लगभग मतलब टेक्निकल तो एक जैसे ही चल रहे हैं। देखो 50 डेज पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर 100 डेज पे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर गई 50 डे को ब्रेक किया और 100 डे पे फिर दोबारा से सपोर्ट ले लिया इसने। मतलब ये सही जगह है जहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 100 डेज को ब्रेक करके नीचे जाती है तो अपनी पोजीशन छोड़ दो, और ऊपर भागने के लिए तो पूरा आसमान बाकी पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, और कौन कौन से ऑर्डर में कौन सी कंपनी क्या काम करने वाली है, किसकी झोली में क्या जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके चलो फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। तो चल रही 34, 20 तक होनी चाहिए, पर 34 भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के इनके पास ना अब ऑर्डर्स की भरमार आ गई है। फेस वैल्यू 10 की चल रही है, गजब, बहुत बढ़िया। करंट असेट्स वर्सेस लायबिलिटी, गवर्नमेंट की कंपनी ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रॉफिट्स देखते हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या कहते हैं। नेट प्रॉफिट 261 करोड़ से स्टार्ट हुई, 571 करोड़, लगभग डबल हो चुकी है कंपनी। एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। इस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों आखिर में आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जितने भी काम हो रहे हैं ना, जितनी भी सारी कंपनियां काम कर रही है, उन सबके पीछे अकेला IRFC खड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनेंस तो इसी को करना है ना तो इसका चार्ट भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। 50 डेज पर ये सपोर्ट ले रहा है, 50 डेज को ब्रेक किया, 100 डेज पर सपोर्ट लिया। मतलब टेक्निकल में बताने के लिए मेरे पास ना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सारे रेलवे स्टॉक ना एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे हैं। बार बार मैं देख रहा हूँ तो एक ही जैसा चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये भी 100 डेज को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से इसने लगभग सभी कंपनियों ने, जितने भी हमने चार्ट देखे हैं, लगभग 30 से लेकर 40% तक के आसपास का सबने रिट्रेसमेंट दे दिया है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। तो जितनी भी रिट्रेसमेंट के बाद कंपनी फिर जब दोबारा भागने के लिए तैयार होती है ना, इन्होंने अपना RSI भी सेटल कर दिया है, और 100 डेमो में सपोर्ट भी ले लिया है। 100 डेमो को ब्रेक करके नीचे भी नहीं गए, जहां पर सपोर्ट लेना है उन्होंने ले लिया, और यहां से अब इन्होंने नई तेजी स्टार्ट कर दी है। तो यहां पर सपोर्ट लेना बनता है इनका। अब यहां पर ये जा सकती है कंपनी और ऊपर, ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में 146 रुपए इसका करंट प्राइस है। आज तारीख है 26/3/2024, 26 मार्च का है। पी चल रहा है 31 पी से कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक नॉर्मल होता है, पर रेलवे कंपनी है, लगातार भागती जा रही है, तो अभी फिलहाल इसका हाई हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो डेट टू इक्विटी रेलवे कंपनी पे देखा नहीं जाता, क्योंकि ये डेट इसीलिए होता है क्योंकि ये आगे पैसा देते रहते हैं। फाइनेंस कंपनियों के ऊपर डेट नहीं देखा जाता। फेस वैल्यू इसकी 10 की, मतलब 10 आउट ऑफ 10, जबरदस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखते हैं प्रॉफिट क्या चल रहा है इसका। जबरदस्त प्रॉफिट, मतलब 481 से, मतलब 2012 में इसका 481 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, और 10 साल के अंदर देखो, 10 साल में 10 गुना बढ़ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी उससे ज्यादा होता है। मतलब 6000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो गया, जो कि मतलब माइंड ब्लोइंग है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। अब इसका देखते हैं इन्वेस्टर का क्या कहना है। इन्वेस्टर की पोजीशन इसके अंदर ठीक ठाक है, लगभग जो चल रही थी वही है, वैसी की वैसी है, लेकिन इसके अंदर डीआईएस थोड़ा सा कम हो गया। डीआईएस में कौन है? HDFC, ठीक है। ये तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं ना, जब भी उनको प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट निकालने के लिए ना अपना फंड बेचना पड़ता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक हेल्दी पोजीशन बनाई हुई है। अगर इसमें देखा जाए तो डीआईएस और FIS को मिला के लगभग 2.5% के आसपास इन्होंने स्टेक बनाया हुआ है। लेकिन IRFC के अंदर प्रमोटर्स के पास कितना है? 86% है भाई साहब, 86%, केवल 14% ही दे रहे। अभी तो इसको ना मतलब IRFC को अपनी पोजीशन इसमें से हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि 75% के आसपास रख सकते हैं, सर ज्यादा नहीं रख सकते। तो 86% है, मतलब टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों ही बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं कि किसकी झोली में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले राइट्स, पुल बनाना है, सुरंग बनानी है, रेलवे के लिए राजमार्ग प्रशस्त करना है, वो सारे काम राइट्स के पास आएंगे।
रेल टेल के पास क्या है? ट्रेन नियंत्रण परिचालन, सुरक्षा के तंत्र, ये सारे रेल टेल के पास आएंगे। जितनी भी सुरक्षा से रिलेटेड चीजें होंगी ना, गैजेट्स होंगे, जो भी काम होंगे, वो सारे के सारे रेल टेल के पास आएंगे। आरबीएनएल का काम है विद्युतीकरण, मतलब जितनी भी रेल्स की पटरियां बिछाई जा रही है ना, उसके ऊपर जितनी भी जो लाइट्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है, वो सारा, और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम है वो सारा का सारा रेल टेल के पास ही जाएगा। इरकॉन का काम क्या है? इरकॉन का ही काम है सिग्नल्स प्रोवाइड करना, सारे सिग्नल्स जितने भी हैं अवेलेबल करवाना इरकॉन का काम है। इसका काम हवाई अड्डे निर्माण और आवासीय परिसर का निर्माण के अंदर भी इसमें महारत हासिल है, तो ये सारे काम इसके पास जाएंगे। सबसे आखिर में बात करते हैं आईआरएफसी की। आईआरएफसी के पास जितने सारे काम हो रहे हैं ना, सारे काम आईआरएफसी के द्वारा होंगे, क्योंकि पैसा तो आईआरएफसी ही देगा ना। तो आईआरएफसी फाइनेंस करता है, और जब इतने बड़े लेवल पे काम होगा तो इतना बड़ा फाइनेंस देगा, तो सबसे ज्यादा कमाई आईआरएफसी की ही होगी। तो दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, इन सभी स्टॉक्स को हमारी सलाह है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें, ये भविष्य में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीद ये भी है कि शायद यही सरकार, जो सेंटर में सरकार है, यही रिपीट होगी शायद 2024 में भी। अगर ऐसा होता है तो रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का होने की पूरी संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो इस साल भी जो नई आने वाली 500 वंदे भारत ट्रेन, साथ में 3250 के आसपास बोगीज हैं, जो डब्बे नए बन रहे हैं जो पैसेंजर्स के लिए, वो भी इसी साल आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो रेलवेज के लिए ये एक अमृत का काम करेगा, क्योंकि इससे उसकी कैपेसिटी तो बढ़ेगी, साथ में कमाई भी बढ़ेगी। तो सभी ये रेलवे से स्टॉक, जो 5 के 5 हमने स्टॉक बताए हैं, ये सभी के सभी हाईलाइट्स में रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इनको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सरकारी कंपनियों के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे।